हेलो गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग सबको। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए। प्रिया, सचिन, विद्या, गुड इवनिंग सबको। ऑल ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हमारा टॉपिक है बेसल नॉर्म्स। आप लोग जो कमेंट्स देते हैं, जो कमेंट्स आप बाद में भी करते हैं या जो लाइव क्लास चलती है उसमें भी कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि बेसल नॉर्म्स को भी इसमें क्लासेस में शामिल किया जाए, क्योंकि बेसल नॉर्म्स को लेकर के आपके सामने बहुत सारे कुछ शायद कुछ कंफ्यूजन्स थे, कुछ डाउट्स थे या प्रॉब्लम्स ये थी कि बेसल नॉर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए हमने आज का जो टॉपिक है वो चुना है बेसल नॉर्म्स। आज के हमारे दो टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है वो बेसल नॉर्म्स है और सेकंड टॉपिक है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो अभी का जो सेशन है इसमें हम ले रहे हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स बेसिकली हैं क्या, क्यों स्टार्ट हुए, स्टार्ट करने वाला कौन है, ये सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको लेकर के, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सेशन का तरीका है वो ये है कि पहले मैं सारा टॉपिक आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि अपने कमेंट्स या क्वेश्चन जो भी हैं वो आप दीजिए। तो बीच में भले आप कमेंट्स नहीं करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, मेरा जो ज्यादा फोकस है वो समझाने पर आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में भले आप कमेंट बिल्कुल मत करना। जब मैं आपको कहूं तब आप कमेंट करना, आपके जो भी क्वेश्चन हो, यानी आपके क्वेश्चन जैसे अभी टॉपिक चल रहा है उसके लिए भी हो, या टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद जो क्वेश्चन आप पूछोगे वो भी हो सकते हैं जो पिछली वाली क्लासेस के हों या अदर टॉपिक्स के हों। तो अभी जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वो केवल वो होंगे जो बेसल नॉर्म्स के बारे में होंगे, और जब क्लास खत्म होगी हमारी तब हम बात करेंगे बेसल नॉर्म्स के अलावा किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेकिन कमेंट्स या क्वेश्चन तभी करना जब मैं आपको बोलूं, बीच में भले आप मत करना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि कमेंट्स करने के चक्कर में आपका सारा फोकस उसी पर रहता है। जैसे मैं देखता हूं कि एक बंदा कोई, जैसे इसने कोई क्वेश्चन पूछा तो अब वो बार बार उसको पिन करता रहता है, बार बार कमेंट्स करता है। दूसरा कोई जो है वो उसको उस पर जो है वो कमेंट करता है कि उसको ऐसे मत कर, उसको वैसे मत कर। तो आपका ध्यान जो समय समझने पर जाना चाहिए वो उन कमेंट्स पे चला जाता है। तो अपने आप को फोकस रखिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए। तो कमेंट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको टाइम और मौका पूरे दूंगा, इसलिए कोई टेंशन मत कीजिए इसमें, ठीक है। तो हम आज बेसल नॉर्म शुरू कर रहे हैं। बेसल नॉर्म्स को शुरू करने से पहले हमें बात करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स, यानी जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वर्ल्ड में उनका भी सेंट्रल बैंक है। जैसे हमने पढ़ा था क्या कि आरबीआई इज सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई जितने भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबका सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई के ऊपर कौन है? तो आरबीआई का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसके नीचे इंडिया सहित टोटल 63 सेंट्रल बैंक्स काम करते हैं। तो वो सेंट्रल बैंक जिसको हम वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, यानी BIS। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, वो क्या है? उसका नाम है आरबीआई। उसी तरह से वर्ल्ड का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो हम पहले उसी पे आते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक जो आज का है वो बेसल नॉर्म्स है। बेसल नॉर्म्स क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आ रहे हैं किसके ऊपर? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन बेसल नॉर्म्स को लेके आया। तो दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं, बैंक कौन से? सेंट्रल बैंक। जैसे आरबीआई का फंक्शन क्या है कि आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलराइज करता है, उनको कितना कैश रखना है, कितना रिजर्व रखना है, किस तरह से उनको गाइडलाइन पूरी करनी है, उनके पास एनपीए बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आरबीआई चेक करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई को वो जो बैंकिंग का भरोसा है वो बना के रखना है, क्योंकि अगर लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा उठा तो उस चक्कर में क्या होगा कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट गड़बड़ा जाएगा। तो लोगों का बैंकिंग पर भरोसा बना रहे, इसलिए जरूरी क्या है कि आरबीआई बार बार टाइम टाइम पर इन बैंक्स को टाइट करता रहता है, जरूरत पड़ने पर ढील भी देता है या उसको टाइट भी करता है। जैसे आपने पतंग उड़ाई होंगी शायद,
पतंग उड़ाने का रूल क्या है कि अगर आप उसको केवल खींचते ही रहोगे तो क्या होगा, वो नहीं उड़ेगी। अगर उसको ढील देते रहोगे तो भी नहीं उड़ेगी। तो जहां जरूरत होती है हवा के हिसाब से ढील भी देनी पड़ती है, जहां जरूरत होती है हवा के हिसाब से उसको खींचना भी पड़ता है। तो ये कुछ पतंग जैसा सिस्टम है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसके नॉर्म्स को हार्ड किया जाएगा, बैंक्स को टाइट किया जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बैंक्स में पैसा रिलीज भी किया जाएगा, उसको ढील दी जाएगी। तो ये सब कुछ वैसे ही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना है किसके बारे में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी चीज आपको जाननी समझनी है ना, तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में जाओ, यानी व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, क्या कारण हुआ कि मजबूरन होना पड़ा कि इस तरह का एक बैंक बना। जैसे हम बात करते हैं ना कई बार यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्यों बना यूएनओ भाई? यूएनओ इसलिए बना क्योंकि उस समय दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लीग ऑफ नेशंस बना, इस बात के लिए बना कि अगला वर्ल्ड वॉर नहीं हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के पास कोई पावर ही नहीं थी। जिस लीग ऑफ नेशंस को अमेरिका ने बनाया, अमेरिका का उस समय प्रेसिडेंट थे विल्सन, तो विल्सन के दिमाग की उपज थी वो लीग ऑफ नेशंस, और खुद अमेरिका ही लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बना। तो इसलिए जो उसका एथिकल जो था प्रेशर, एथिकल फंडामेंटल था या बेस था, वही खत्म हो गया। तो जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस समय क्या हुआ कि उस समय सारे के सारे देशों ने बोला कि फिर से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो इंटरनेशनल पीस को कायम करे। तो इसीलिए 1942 के बाद यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ। तो हर चीज को जानने से पहले उसका एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि ये बना क्यों, क्या रीजन रहा है इसके बनने का। अगर आप वो ऑब्जेक्टिव जान जाओगे कि ये क्यों बनाया गया था, तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको करना क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होता है, और ये सारी बातें आपकी समझ में आएंगी। तो ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्यों बना, इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी ये क्यों बना, रीजन क्या है इसके पीछे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1914 से लेके 18 तक, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स थे। तो देयर वर 2 ग्रुप्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक तो कौन सा है, एक जो ग्रुप है वो अपने आप को बोलता था एक्सेस नेशंस। तो वर्ल्ड वॉर में एक तो ग्रुप कौन सा फर्स्ट में, एक्सेस नेशंस, ठीक है। सॉरी, ये पहले सेंट्रल पावर थे, इसमें था पहला सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर्स में एक तो था जर्मनी, दूसरा था ऑस्ट्रिया, तीसरा था हंगरी, और चौथा था मेन टर्की। तो सेंट्रल पावर में कितने कंट्रीज थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। फिर इसके बाद है दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप अपने आप को बोलता था अलाइड पावर्स, यानी गठबंधन शक्तियां। अलाइड पावर्स में कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इसमें तो इसी में था इटली, बाद में इसमें यूएसए भी शामिल हुआ था, और कुछ टाइम के लिए रशिया भी इसमें रहा था, ठीक है। तो एक तो है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन है, सेंट्रल पावर में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। और दूसरा था कौन सा, अलाइड पावर, जिसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूएसए और रशिया। अब जो 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो खत्म होते टाइम ये वाला जो ग्रुप था ये हारा, और विक्ट्री किसकी हुई, विक्ट्री हुई इस दूसरे वाले ग्रुप की, यानी अलाइड नेशंस की। तो अलाइड नेशंस वाला जो ग्रुप था वो जीत गया, और सेंट्रल पावर्स थे वो हार गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेंट्रल पावर्स के ऊपर, क्योंकि वो हारे हुए थे, और यूरोप में क्या मेथड चलता था, जैसे हमारे यहां तो क्या होता था इंडिया में कि अगर कोई 2 राजा आपस में लड़ रहे हैं और दूसरा हार गया तो उसको मार मूर के फ्री हो जाते थे। लेकिन यूरोप वाले उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के चक्कर में रहते थे। तो जर्मनी क्या, राजा तो उन्होंने खत्म कर ही दिया, राजा को खत्म करने के अलावा दूसरा जो काम किया वो क्या कि इन्होंने फ्यूचर की तरफ और देखा कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं हो कि जर्मनी इन
देशों की तरफ, यानी अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस की तरफ वो आंख भी उठा के देख सके। तो जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करने की इन्होंने कोशिश की और इन सारे के सारे देशों के साथ एक एक करके इन्होंने ट्रीटीज करना शुरू किया या संधि करना शुरू किया। तो उसी में एक ट्रीटी हुई 1919 में, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज या वर्साई की संधि। ये वर्साई जो है ये फ्रांस में राजा के महल हुआ करते थे। तो फ्रांस में राजा के महल जो थे वहीं पर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई और इस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई। जर्मनी के जो कोल फील्ड्स थे वो फ्रांस ने ले लिए, जो स्टील के प्लांट्स थे वो सारे ले लिए गए, उसको जो डिसआर्मामेंट कर दिया यानी उसकी सेना बंद कर दी। जर्मनी के संग बहुत सारे जो है वो कंपनसेशन ठोक दिए गए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था कि ये लोग जीत गए तो उनकी हालत बहुत अच्छी थी। होता क्या है, मैटर ये कि अगर कोई भी लड़ाई होती है ना, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया चाइना का वार हो, तो उसमें नुकसान दोनों को होता है। हारने वाले को ज्यादा होता है, जीतने वाले को कम होता है, लेकिन नुकसान होता दोनों को है। तो जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नुकसान इनको भी हुआ था, जो जीतने वाला ग्रुप था उसको भी नुकसान हुआ, लेकिन सबसे कम नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को। क्यों नुकसान कम हुआ? क्योंकि अमेरिका की धरती पर वो वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा गया था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ये बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए अमेरिका से बहुत सारा लोन लिया। अब जब लड़ाई खत्म हुई तो अमेरिका को पैसा वापस भी करना है। तो इन दोनों ने क्या दिमाग लगाया, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने, कि ये जो पैसा हमें लोन अमेरिका को चुकाना है वो क्या करें, हम जर्मनी के ऊपर थोप देते हैं और जर्मनी हमें पैसा देगा, हम अमेरिका को दे देंगे। लेकिन जर्मनी के जब आपने सारे रेवेन्यू सोर्सेज छीन लिए, इनकम सोर्सेज छीन लिए, तो जर्मनी पैसा कहां से दे? तो जर्मनी के ऊपर बार बार जो है वो मीटिंग्स करते थे जर्मनी के साथ में, जर्मनी के फंसाने के लिए उसको धमकाया करते थे, हर तरह से उसके साथ वो कर रहे थे। लेकिन जर्मनी जो है वो बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा हो गया, भाई मेरे बस की नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता। अब इन्होंने क्या किया कि जर्मनी पर जो कंपनसेशन लगाया था उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनानी शुरू करी। तो इंस्टॉलमेंट जब बनाई तो इसके लिए जर्मनी को भी बिठाया और ये जो विक्ट्री वाले देश थे ये सारे ये भी बैठे और जर्मनी के ऊपर क्या लगा दी, इंस्टॉलमेंट्स लगा दी कि इस तरह से ये इंस्टॉलमेंट आपको भरनी है। अब जर्मनी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इंस्टॉलमेंट भी कहां से भरे हो? तो ये सारी समस्या खड़ी हो गई। दूसरा, जब जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को पैसा देना बंद किया, लेकिन अमेरिका लगातार इनको प्रेशर डाल रहा था कि मुझे तो पैसा दो, मैं क्या करूं जर्मनी से, मुझे क्या मतलब? भाई अमेरिका ने पैसा दिया ब्रिटेन फ्रांस को, तो जर्मनी को उससे क्या मतलब है? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया कि अब उसके पास जो इनकम था, जो गोल्ड था, वो देना किसको शुरू किया? अमेरिका को। तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी तो मजबूत हुई, लेकिन ब्रिटेन फ्रांस की इकोनॉमी हो गई खराब। हालत कुछ ऐसा हुआ कि जर्मनी में प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस में भी प्रोडक्शन होना बंद हुआ, वहां का भी टैक्सेस आने बंद हो गए, लोगों के रोजगार छिनने शुरू हुए और इसका जो असर था वो असर दिखा सबसे बड़ा 1929। क्या हुआ था इसमें? इसमें हमारी जानकारी में वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली ग्रेट डिप्रेशन आया। तो इट वॉज ग्रेट डिप्रेशन, यानी महान मंदी। तो ये जो मंदी आई या डिप्रेशन आया, वो डिप्रेशन क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन था सबसे बड़ा क्या कि ये जो देश थे सारे के सारे, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का कुछ नहीं बचा, सर्विस सेक्टर कुछ नहीं बचा, प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं बचा और इनका सारा सोना जो है वो खिंच के कहां पहुंच गया? वो अमेरिका में पहुंच गया। तो अमेरिका तो मजे ले गया उसके, लेकिन ये सारे देश होने हुए बर्बाद। जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसके इतने बुरे हाल हुए कि जर्मनी के लोगों को एक एक बोरी भर के नोट चाहिए होते थे या मार्क करेंसी चाहिए होती थी कुछ भी सामान खरीदने के लिए। तो जर्मनी की जो करेंसी थी वो हो गई बिल्कुल बर्बाद, उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। ज्यादा हाल खराब जर्मनी का हुआ, लेकिन इनके भी हाल कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये ग्रेट डिप्रेशन दुनिया ने पहली बार झेला। तो जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, लेकिन अब भी ये नहीं मान रहे थे ब्रिटेन फ्रांस, ये अब भी जर्मनी के ऊपर पूरी तरह से प्रेशराइज कर रहे थे। तो इसी बीच में, यानी ड्यूरिंग डिप्रेशन या मंदी के दौरान, ये सारे देश आपस में फिर से इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के इन्होंने 17 मई
1930 को, मई 17 1930 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्यों बना, या जो बैंक था वो क्यों बना, इसके पीछे पहला जो पर्पस था वो तो क्या था, जर्मनी से पैसा निकालना। तो ब्रिटेन फ्रांस जो है वो जर्मनी से पैसा निकालना चाहते थे, और अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस से पैसा निकालना चाह रहा था। तो इसीलिए इन लोगों ने ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर रखा जाए, दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर रखा जाए। अब हेडक्वार्टर इन्होंने कहां पर रखा, उस जगह का नाम था बेसल। ये जो जगह है बेसल, ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है बेसल, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्यों बनाया, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो था वो एक न्यूट्रल स्टेट था। न्यूट्रल स्टेट यानी मतलब उसने डिक्लेरेशन कर रखा था कि भाई मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को आर्मी से मतलब है, ना मेरे को लड़ाई से मतलब है, मुझे केवल प्रोस्पेरिटी से मतलब है। तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता हूं अपना, मुझे आर्मी से मतलब नहीं है, ना तो मेरे ऊपर तुम अटैक करो ना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा। तो वो न्यूट्रल स्टेट था। तो ना तो लड़ाई उसकी जर्मनी के साथ है, ना लड़ाई उसकी ब्रिटेन फ्रांस के साथ है, ना दोस्ती उसकी अमेरिका के साथ है, वो सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए स्विट्जरलैंड के बेसल में, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या था, एक न्यूट्रल स्टेट था, तो इसलिए स्विट्जरलैंड के बेसल में क्या बना, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका जो पहला फंक्शन था, पहला पर्पस था, वो तो क्या था, जर्मनी से पैसा निकालना। यानी जो सेटलमेंट किया गया था पहले इनके बीच में आपस में, उस सेटलमेंट की रकम को वसूलना इनका काम था। लेकिन जब डिप्रेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बाद में जब जर्मनी में हिटलर का शासन आया और हिटलर ने वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज या वर्साई की संधि को मानने से मना कर दिया, तो BIS का काम भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी इन सारे कंट्रीज ने आपस में सोचा कि हम ऐसा क्यों करें कि इस BIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया जाए। भले इसका प्राइमरी फंक्शन था वो खत्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी इसका सेकेंडरी टर्शरी फंक्शन तो आ सकते हैं। तो अब इसमें क्या फंक्शन रखा कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उन सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स को कोऑर्डिनेशन का काम, रेगुलेशन का काम, गाइडलाइन जारी करने का काम इस BIS को मिल गया। तो फिर यह बना क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स। तो अभी जो BIS का, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो फंक्शन है प्राइमरी, वो क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक। यानी वही की रोल जो कि RBI का इंडिया में कमर्शियल बैंक्स के लिए, वही रोल BIS का अदर कमर्शियल बैंक्स के लिए है। तो अभी इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्री नहीं होते हैं, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो इसके मेंबर सेंट्रल बैंक। तो फिलहाल कितने देशों के सेंट्रल बैंक्स इसके मेंबर हैं, अभी करंट में टोटल 63 कंट्रीज के इनके जो है वो सेंट्रल बैंक्स मेंबर हैं, तो इंक्लूडिंग RBI। तो कुल 63 सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो मेंबर हैं किसके, इस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के। ठीक है, अब तो ये जब बना 1930 में, तो इसके फर्स्ट जनरल मैनेजर यानी प्रथम महाप्रबंधक, तो उनके पहले जनरल मैनेजर या प्रथम महाप्रबंधक ये थे कौन, ये थे गेट्स मैग्रा। तो पहले महाप्रबंधक थे इनके, इसके कौन, गेट्स मैग्रा। तो ये गेट्स मैग्रा जो हैं, ये इसके पहले महाप्रबंधक या फर्स्ट जनरल मैनेजर थे। ठीक है, अब अभी जो करंट में इसके जनरल मैनेजर हैं, और ये गेट्स मैग्रा जो हैं, ये रहने वाले थे कहां के, अमेरिका के। तो अमेरिका ने शुरू से इस पर अपना होल्ड रखा। अब अभी जो इसके जनरल मैनेजर हैं उनका नाम है, तो उसके करंट GM, वर्तमान में इसके GM हैं, ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। नाम है इनका अगस्तुन कार्टसन।
तो ये अगस्तुन कार्डसन जो कि रहने वाले हैं कहां के, मैक्सिको के, ये हैं इसके फिलहाल जनरल मैनेजर। तो पहले जनरल मैनेजर तो कौन थे इसके, गेट्स मैकग्रा, जो कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के। और अभी जो जनरल मैनेजर है करंट में वो हैं अगस्तुन कार्डसन। वो कौन है, वो मैक्सिको के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो BIS का जो पर्पस है, जो फंक्शन है, वो क्या है, इन सारे के सारे बैंक्स के लिए जारी करना, क्या कुछ गाइडलाइन जारी करना, कुछ नॉर्म्स बनाना। रीजन क्या है, देखो सबसे बड़ा कि इस समय दुनिया ग्लोबलाइज्ड होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, हमने भी 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से आना शुरू हो चुका था। यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाना शुरू कर लिया था। फिर कुछ लैटिन अमेरिकन देश हैं, उन्होंने मर्कोसुर के नाम से बनाया था। कुछ अफ्रीकन देश हैं, उन्होंने भी अपना कॉमन मार्केट बनाया। तो जिस जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, उस तरह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं, वो बहुत जरूरी हो गया। अब वो समय नहीं है कि जब अमेरिका में बाढ़ आए तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो, या पाकिस्तान में बम फटे तो हमें कोई नुकसान नहीं हो। इस समय ग्लोबल इकोनॉमीज है। तो ग्लोबल इकोनॉमीज का मतलब क्या है कि अगर वहां पर कोई बैंक डूबता है तो उसका सीधा असर यहां भी होता है। 2008-9 में जो दूसरी ग्रेट डिप्रेशन आई थी, उस दूसरी ग्रेट डिप्रेशन का असर सारी दुनिया पर पड़ा। तो केवल इंडिया पर पड़ा, केवल अमेरिका पर पड़ा, केवल इटली पे या केवल ग्रीस पे पड़ा, ऐसा नहीं था। वो पड़ा सब पे था, लेकिन अपने अपने हिसाब से, यानी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो कम या ज्यादा होता रहा। अमेरिका में उसका असर ज्यादा था, यूरोप में असर ज्यादा था, इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में कम था, लेकिन असर सबके ऊपर था। तो क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमीज में क्या होता है कि ये इस तरह के जब सिस्टम होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है BIS जैसे, वो ग्लोबल इकोनॉमीज को कोऑर्डिनेशन करके संभालने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इस BIS का रोल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, BIS के बारे में। अब आपके कोई भी क्वेश्चन अगर BIS के बारे में है, पहले हम यहीं पे बात कर रहे हैं, तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। आकाश ने पूछा है कि पेमेंट बैंक इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। देखो गूगल पे जो है ना, गूगल पे UPI से रिलेटेड है, वो पेमेंट बैंक नहीं है। हमने पढ़ा था कि सम इंडिया में टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं, तो उन 6 पेमेंट्स बैंक में गूगल पे का नाम नहीं है। ठीक है, तो जब गूगल पे पेमेंट बैंक ही नहीं है, तो इंटरनेशनल पेमेंट तो रिसीव कर ही सकता ना, आप UPI से तो कर ही सकते हो ना। तो बताइए क्वेश्चन कोई। नो क्वेश्चन। तो RBI जो है वो 1950 के बाद इसका मेंबर बना है। इंडियन GM तो कोई नहीं बना अभी तक, लेकिन रघुराम राजन इसके बोर्ड में रहे। तो रघुराम राजन जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बोर्ड में रहे हैं। RTGS और उस पर नेफ्ट पे हम लोग क्लास करेंगे, उसमें बता दूंगा मैं इसको। विच कंट्रीज फॉर्म्ड BIS in 1930। BIS को बनाने वाले में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे कंट्रीज थे। तो कुल 6-7 देश ही थे जिन्होंने इसको बनाया था शुरू में। BIS का जो GM है वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं। जैसे 63 अभी फिलहाल इसका करंट मेंबर्स हैं। तो 63 जो लोग हैं वो आपस में किसी को चुनते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया के की तरफ से कोई इकोनॉमिस्ट खड़ा होना चाहते हैं,
तो आरबीआई उसके नाम को सजेस्ट करेगा। तो आरबीआई नाम को सजेस्ट करेगा तो फिर बाकी जो मेंबर्स हैं वो वोट देंगे। तो इस तरह से वोटिंग या इलेक्शन के थ्रू उनका चुनाव होता है। नहीं, बीआईएस लोन नहीं देता। इंटरनेशनल लोन केवल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की तरफ से आता है। बीआईएस किसी को लोन नहीं देता। बीआईएस केवल किसके लिए? रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए है। बीआईएस के जो फंक्शन है वो केवल ये है कि सेंट्रल बैंक्स का वो कोऑर्डिनेशन करता है, सेंट्रल बैंक्स के बीच में आपस में जो है वो ये फ्लो ऑफ करेंसी को चेक करता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय मार्केट का फ्लो वो ग्लोबलाइज हो गया, तो अगर कहीं पर कोई भी रिसेशन जैसी समस्या आती है तो उसका असर यहां भी होता है। तो अगर इंडिया में कोई बैंक डूबता है तो उसका असर वहां अमेरिका तक और यूरोप तक दिखता है। तो इसीलिए अब इसकी तरफ से जो नॉर्म्स हैं, ऐसा 2007-8 के ये जो दूसरा रिसेशन आया था अमेरिका वाला, उसमें भी ऐसा हुआ है। तो बीआईएस को इसीलिए मजबूरी में थर्ड बेसल नॉर्म्स जारी करने पड़े थे। तो क्योंकि 2008-9 में अमेरिका में रिसेशन आया था बैंकिंग की वजह से, तो वहां बहुत सारे बैंक जो है वो फेल हो गए थे। लगभग 460 बैंक अमेरिका में 2008-9 में डूबे थे। ठीक है, तो उस वजह से अमेरिका में रिसेशन आया। लेकिन अमेरिका वो रिसेशन जो था ना यूएसए का, वो यूरोप में भी दिखा, इंडिया में भी थोड़ा सा असर हुआ, कम हुआ लेकिन हुआ। तो ये जो है ना, अब ऐसे में बीआईएस का रोल अपने आप बढ़ गया। तो बीआईएस का रोल क्यों बढ़ गया कि उसने फिर क्या किया कि बैंक्स को ज्यादा स्ट्रेंथनाइज करने के लिए, उसमें कैपिटल जो था उसको एडिक्वेट करने के लिए, पर्याप्त करने के लिए क्या किया, उसने तुरंत बेसल 3 नॉर्म्स जारी कर दिए। तो यहां फिर बीआईएस का रोल बढ़ जाता है। 63 मेंबर्स का मतलब 63 ये क्या होते हैं? वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स होते हैं। हाँ, वर्ल्ड बैंक की भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके बेसल नॉर्म्स पे। तो बेसल नॉर्म्स क्या हैं, ये इसने क्यों शुरू किए? बेसल अभी तक 3 नॉर्म्स आ चुके हैं। तो 3 बेसल नॉर्म्स अभी तक आ चुके हैं। पहला तो आया था 1988 में, दूसरा आया था 2004 में, तीसरा जो है वो बन तो गया था 2010 में, लेकिन इसको लागू कब किया? 2018 में जाके। ठीक है, तो 1988, 2004, 2018, इस तरह से टोटल ये 3 बेसल नॉर्म्स अभी तक आए हैं। तो बेसल 1 कब? 1988 में, बेसल 2 2004 में, और बेसल 3 2018 में। तो ये जो बेसल है ना, बेसल का सीधा सा मतलब आप समझ गए कि बेसल तो जगह का नाम है, लेकिन उसने नॉर्म्स अलग अलग बनाए, तो ये 1, 2, 3 के नाम से आ गए। अब इन बेसल नॉर्म्स को बनाने वाला कौन है? तो बीआईएस में वो कौन सी कमेटी है या कौन सा फंक्शनरी है जो कि बनाता है इन बेसल नॉर्म्स को? तो बेसल नॉर्म्स को बनाने वाली जो फंक्शनरी या कमेटी है उसका नाम है बीसीबीएस। तो कौन बनाता है इसको? बीसीबीएस यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो कमेटी है बीआईएस में जो बनाता है किसको? इन बेसल नॉर्म्स को। तो बेसल नॉर्म्स को बनाने वाला कौन है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन नाम का वो ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है जो कि इन बेसल नॉर्म्स को बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? इन बेसल नॉर्म्स पे। तो सबसे पहला बेसल नॉर्म, पहला जो बेसल नॉर्म था बेसल फर्स्ट, ये बेसल फर्स्ट कब आया? 1988 में। लेकिन इंडिया ने बहुत बाद में जाके इसको आरबीआई ने अडॉप्ट किया, और आरबीआई ने, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया इसको? 1999 में। तो बेसल 1 जो है वो कब आया? 1988 में। लेकिन हमने कब अडॉप्ट किया इसको? 11 साल बाद, 1999 में। ठीक है,
अब बेसल का जो पर्पस है वो क्या है? बेसल नॉर्म्स का पर्पस सीधा सा क्या है कि बैंक्स में इस तरह से कोई भी कैपिटल नहीं हो, या बैंक की जो असेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नहीं बने। तो बैंक्स को इसी के लिए तैयार करना होता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है सीधा सीधा, कि फ्यूचर में आपके साथ इस तरह का हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट है, तो ग्लोबल मार्केट होने की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी वहां पर मैटर करते हैं, ग्रोथ मैटर करती है, जीडीपी मैटर करता है, फ्लो ऑफ करेंसी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेंट्रल बैंक को करनी होती हैं। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये बेसल नॉर्म्स आए। इन बेसल नॉर्म्स में इस क्रेडिट रिस्क पर इन्होंने फोकस किया। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि बैंक्स धड़ाधड़ लोन बांटते हैं। लोन बांटते टाइम क्या वो ये मैनेज करते हैं या क्या वो पूरी तरह से चेक करते हैं कि जिसको लोन दिया जा रहा है वो लोन वापस भी करेगा? ये बात आप जानते हो कि बैंक में लोन किसको मिलता है? बैंक में लोन उसको मिलता है जो एक तो सारे नॉर्म्स को जानता है, सारे रूल्स को जानता है, और मैनेजर का वो जानकार है। तो अगर मैनेजर के ऑफिस में जाके बैठ जाए, मैनेजर साहब उसको चाय पिला दें, तो प्रोबेबली उसको लोन मिल जाएगा। बाकी अगर आप बैंक में आपका कोई जानकार नहीं है तो सुबह से लेकर शाम तक चक्कर मार लेना, लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज भी कंडीशन कुछ ऐसी है। अब ये बैंक जो लोन बांटते हैं वो लोन बांटने से पहले क्या रिस्क मैनेजमेंट भी चेक करते हैं कि बाई चांस वो लोन वापस नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? ये क्रेडिट रिस्क है। यानी वो जो रिस्क पर क्रेडिट दिया गया वो वापस आने की उसमें उम्मीद कितनी है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? ये CRA यानी CAR सॉरी कैपिटल एडेक्वेसी रेशो यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसको CRAR भी बोला जाता है, या कैपिटल रिक्वायरमेंट एडेक्वेसी रेशो, इस पर इन्होंने बात करना शुरू किया। तो यहां पर BIS ने जो बोला या बेसल नॉर्म्स में जो तय किया गया था वो क्या था? CRAR यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट एडेक्वेसी रेशो, यानी पूंजी आवश्यकता पर्याप्तता अनुपात। या इसको इंडिया में बोला जाता है क्या? CAR यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशो। तो बैंक को कम से कम कितना इतना कैपिटल है जो उन क्रेडिट रिस्क के बदले में हमेशा अपने पास रखना जरूरी है। तो इन्होंने जो तय किया बेसल 1 ने, वो क्या तय किया इसने कि टोटल जितना भी क्रेडिट दिया गया उसका मिनिमम 8% हमेशा रखना जरूरी है। तो जितना भी लोन दिया गया उसका कम से कम कितना परसेंट? 8% वो कैश में रखेंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए कि एक बैंक ने एक साल में, एक महीने में 1 करोड़ का लोन दिया, तो 1 करोड़ का 8% यानी कितना? 8 लाख रुपए उसको हमेशा कैश में रखना जरूरी है। तो ये एक नॉर्म बेसल 1 में तय किया गया क्या कि कैपिटल एडेक्वेसी या पूंजी पर्याप्तता कितनी होनी चाहिए? टोटल जितना भी आपने लोन दिया है, जितना भी आपका क्रेडिट है, उसका एक 8% उन्होंने तय कर दिया कि उतना तो हमेशा आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आया बेसल 2। तो बेसल 1 के बाद फिर अगला कौन सा आया? अगला आया बेसल 2। तो अगले नॉर्म्स हैं कौन से? बेसल 2। अब बेसल 2 के जो नॉर्म्स हैं वो 2004 में पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो जारी कब हुए? 2004 में। तो BIS ने बना तो पहले दिए थे, लेकिन जारी कब किया इनको? 2004 में इनको जारी किया। तो अब बेसल 1 से बेसल 2 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो बेसल 1 से बेसल 2 की तरफ जब आ रहे हैं तो इसमें इन्होंने 3 बातें कही। तो इसमें बेसल 2 में जो इनका फंक्शन था या बेसल 2 में जो नॉर्म्स थे या जो इनका डर था वो 3 जगह पे था। सबसे पहला है CAR पे। तो पहली बात जो करी वो कौन सी थी? पहली बात करी CAR।
यानी वही कैपिटल एडेक्वेसी रेशो, ठीक है, या रिक्वायरमेंट। तो ये कैपिटल एडेक्वेसी रिक्वायरमेंट, यानी पूंजी आवश्यकता अनुपात, पूंजी आवश्यकता और पर्याप्तता। तो कम से कम कितना जो है वो उसको रखना जरूरी है। पिछले वाले में तो कितना बोला था उन्होंने, पिछले वाले में बोला था उन्होंने 8%, यहां भी उन्होंने उतना ही रखा। तो यहां जो रखा है वो कितना है, यहां पर रखा गया टोटल 8%। और ये 8% किसका है, ये 8% वो सारे के सारे रिस्क का है, 8% ऑफ रिस्क क्रेडिट। तो जितना भी क्रेडिट है रिस्क वाला, उसका कम से कम 8% हमेशा बैंक्स को अपने पास रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में। यह बात इस बीआईएस ने बेसल्स के थ्रू सभी सेंट्रल बैंक्स को बोला। दूसरी बात उसने करी सुपरविजनरी, दूसरा जो उसका पॉइंट था वो था सुपरविजनरी रिव्यू। यानी क्या बोला इसमें कि आपको बार बार पर्यवेक्षण जांच ये करनी पड़ेगी। यानी आरबीआई को कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उन सब की जांच करनी पड़ेगी, उनका सबका सुपरविजन करना पड़ेगा, उन सब की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका यह है कि क्या है कि जितना भी क्रेडिट मार्केट है, तो जितना भी क्रेडिट मार्केट है, जितना भी लोन्स ये सारे के सारे बैंक्स दे रहे हैं, उन सभी लोन्स की जांच पूरी तरह से की जाएगी। दूसरी तरह से बात कि जैसे नो योर कस्टमर जैसे इस समय तक आ चुके थे, तो उस समय कस्टमर की पूरी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। कस्टमर का सिबिल स्कोर ये जानना बहुत जरूरी है, कस्टमर का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, कस्टमर क्या वो लोन पे कर सकता है, उसके पास लोन की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं, ये जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं जानो तब तक किसी को भी लोन मत दो। तो बेसिकली यहां पर जो मैटर है सबसे बड़ा क्या, इस क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करना था। तो क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाली बात बोली कि आप उस पर सुपरविजन करो। बैंक लोन दे रहे हैं, वो लोन दे किस तरह से रहे हैं, आप इस बात को पहले जांच करो, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो उन्होंने बात करी वो था मार्केट ऑपरेशन, यानी बाजार कार्य। मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ कि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी रखना है। तो मार्केट ऑपरेशन में एक तो मार्केट में डिसिप्लिन रखना जरूरी है, यानी अनुशासन। अब यह अनुशासन से मीनिंग क्या है कि मार्केट में जो भी लोन आप दे रहे हो उस लोन को एक फिक्स आप डेट को आप उससे वसूली करवाते हो, फिक्स दिन आप कहते हो कि इस तारीख को आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसका उस पर कितना फॉलोअप लिया गया, ये सारी जानकारी आपको उसमें, जैसे कंप्यूटर अगर है या आपके पास कोई भी डेटा का है तो उसमें आपको देना जरूरी है। यानी जिसको लोन दिया गया उस लोन को लेने के लिए या लोन को वसूली करने के लिए, रिस्क को खत्म करने के लिए बैंक की तरफ से क्या फॉलोअप लिया गया, ये सारा डिसिप्लिन वहां पर होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या कि बैंक कोई भी लोन देने से पहले और लोन देने के बाद भी उस लोन को पूरी तरह से चेक करे, उसको सुपरविजन करे, ये सब यहां पर बहुत जरूरी था, ठीक है। इसी में ही एक मैटर और बोला गया मार्केट का ही, वो था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि आपको यह बताना पड़ेगा, वो सारे डेटा देने पड़ेंगे हर बैंक को। तो आरबीआई गाइडलाइन जारी करेगा हर बैंक्स के लिए कि बेसल 2 में ये नॉर्म है, आप इसको पूरा करो। अब इस डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि किस बैंक ने इस वीक में, इस महीने में, इस साल में कितना लोन दिया, वो जो लोन दिया गया वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग कितना था, या कमर्शियल पर्पज के लिए कितना दिया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना दिया, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज को कितना दिया,
ये सारे के पर्सनल लोन कितना दिया, ये सारे के सारे डाटा उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगे, यानी बैंक्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो बैंक्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना इसका एक बड़ा पर्पस था। ठीक है, तो ये था बेसल नॉर्म्स के 3 मेजर पिलर्स। तो बेसल नॉर्म्स जो 2 था उसमें 3 मेजर बातें हैं, कौन कौन सी? पहला तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले ये कैपिटल एडेक्वेसी रिक्वायरमेंट, यानी टोटल जितना भी आपके पास रिस्क कैपिटल है या रिस्क क्रेडिट है उसका 8% आपको हमेशा कैश फॉर्म में रखना जरूरी है। दूसरी बात क्या करी कि यहां पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका सुपरविजन बढ़ाया जाए, उन पर कंट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ाई जाए और उनकी सारी चीजों की जांच की जाए। ठीक है, और तीसरा बोला मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट ऑपरेशंस में एक तो डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, यानी हर चीज वो जो कर रहे हैं वो बताना जरूरी है, और दूसरा डिसिप्लिन जरूरी है। तो डिसिप्लिन, डिस्क्लोजर, ये मार्केट ऑपरेशन के इसके काम थे। ठीक है, तो इन 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ था बेसल 2। तो बेसल 1 और बेसल 2 दोनों में जो डिफरेंस आया वो क्या आया कि बेसल 1 में केवल वो सीईआर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर सीईआर से और ऊपर जाकर के उन्होंने इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के पर ज्यादा फोकस किया। फिर इसके बाद अगला जो बेसल 3 है, तो अगला नॉर्म है बेसल 3। बेसल 3 की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि बेसल 3 बीआईएस ने थोड़ी सी मजबूरी में लाया था। मजबूरी में क्यों लाया, इसके पीछे 2 बड़े रीजन थे। इस टाइम में 2 बहुत बड़े सुपरमार्केट्स थे। एक तो कौन सा था, तो इस समय वर्ल्ड में 2 सुपरमार्केट हैं। तो एक तो जो सुपरमार्केट है उसका नाम है यूएसए, और दूसरा जो सुपरमार्केट है उसका नाम है यूरोप। ठीक है, तो यूएसए में जो संकट आया उस संकट का नाम बताया जाता है क्या, उसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। यूएसए का जो क्राइसिस था इसका नाम तो था सब प्राइम क्राइसिस, और यूरोप में जो आया था इसका नाम था पिग्स क्राइसिस। तो यूएसए में तो कौन सा आया, इसका नाम है सब प्राइम क्राइसिस, और यूरोप में तो आया पिग्स क्राइसिस, और अमेरिका में कौन सा आया, सब प्राइम क्राइसिस। पहले मैं बात करता हूं अमेरिका की। अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस क्या है? ठीक है, जैसे ज्यादातर जो लोन्स लिए जाते हैं उन लोन्स के बदले में जो मॉर्गेज रखा जाता है वो क्या होता है, 90% तो मॉर्गेज जो होता है वो कोई प्लॉट या मकान होता है। ठीक है, गोल्ड भी हो सकता है। तो जो मॉर्गेज है वो क्या है, या तो कोई प्लॉट होता है किसी का, या किसी का मकान होता है, या कोई गोल्ड भी होता है। तो उस पर मॉर्गेज रख करके लोन दे दिया गया। अब हुआ क्या कि अमेरिका में, जैसे इंडिया में दिल्ली में, गुड़गांव में जो इमर्जिंग सिटीज हैं, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, रियल एस्टेट के भाव बहुत ज्यादा रहते हैं। होता क्या है उसमें कि जैसे मान लीजिए मेरे बगल में कोई प्लॉट बिका, किसी ने मान लीजिए वो प्लॉट जो है 50 लाख में खरीदा। अब अगर वो उसको रहना है तो वो उसको बना के बेचारा शांति से होम लोन लेकर के और बनाना उसको शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन किसी को रहना नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट करने का उसका पर्पज है, तो उसने 50 लाख का वो खरीदा। इसका मतलब उसने लगा लिया कि मैं 55 से कम में तो उसको नहीं बेचूंगा। तो उसकी रियल वैल्यू हम अभी 50 लाख मान के चल रहे हैं कि प्लॉट की जो रियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 50 लाख थी। अब उसका जो ओनर है वो उसको 55 में बेचना चाह रहा है, तो उसने क्या किया, उसको 55 में बेच दिया 2-3 दिन बाद ही। अब उसने तो 55 में बेच दिया, यानी उसने दूसरे के ऊपर टोपी चढ़ा दी। अब क्या हुआ कि उसके आसपास के जितने प्लॉट थे वो सारे कितने के हो गए, वो अपने 55 के हो गए। जब ये वाला प्लॉट 50 का बिका है, पहले 50 का बिका फिर 55 में का बिका, तो इसका मतलब आसपास के सारे प्लॉट्स कितने हो गए, वो 55 के हो गए। अब ये फिर चला, इसने किसी तीसरे को जाके बेच दिया, 55 का गया 60 में, 60 का गया 70 में, 70 का हो गया 80, यानी वो एक से दूसरे पर टोपी चढ़ाते चले गए। रहना उनमें से किसी को नहीं है, वो प्लॉट लगातार एक से दूसरे हाथों में चलता चला गया। तो ये बबल बना, इसको बोलते हैं हाउस बबल। हाउस बबल का मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर बैंक में लोन लिया और मैंने उसके लिए अपना जो मैंने अभी प्लॉट खरीदा, मान लीजिए वो 80 लाख का खरीदा था, तो वो 50 का ही, लेकिन मैंने कितने खरीदा है, मैंने 80 लाख का खरीदा है, तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन अभी तो 80 लाख है।
लेकिन और उसी हिसाब से मैंने लोन ले लिया, बैंक ने मुझे 80 लाख की वैल्यू समझ के लोन दे दिया। लेकिन ये बबल कब फटा, जब एक दिन उसके खरीदार खत्म हो गए, तो वो जो प्लॉट्स रखे गए थे उनके खरीदार हो गए खत्म। अब वो जो 70 की 80 की 90 की वैल्यू थी वो एक झटके में नीचे आनी शुरू हुई। ये आप भी जानते हो कि मार्केट में अगर खरीदार है, बायर है तो उसकी वैल्यू है, और बायर नहीं है तो वैल्यू भी नहीं है। तो जब बायर्स खत्म हो गए तो वैल्यू लगातार नीचे आनी शुरू हुई। मान लीजिए मैंने वो प्लॉट 70 में जो है 70 में खरीदा था, और 70 के हिसाब से मैंने आरबीआई से किसी कमर्शियल बैंक से लोन लिया था, लेकिन वो घटते 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 60 पर 50 पे आ गया। मैंने लोन तो कितने का लिया है, 70 लाख का, वैल्यू घट के आई कितने पर, 60 लाख पर। अब वो 70 लाख का जो मैंने लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा। मान लीजिए वो इंटरेस्ट हो गया कितने का, 80 लाख का, और प्लॉट की वैल्यू कितनी रह गई, 60 लाख की। अब अगर मैं बैंक को पैसा चुकाता हूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 80 लाख, और नहीं चुकाता हूं तो मेरा 50 लाख का प्लॉट ही तो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि भाड़ में जाने दो, मैं तो प्लॉट देता हूं। तो बोला कि भाई साहब, बैंक को उसने क्या बोला कि भाई साहब आप तो मेरा प्लॉट ले लो, मुझे आपको पैसा नहीं देना, आप सेटलमेंट करो, क्योंकि मैंने तो मॉर्गेज रखा है। तो मॉर्गेज रखा है तो मैं घाटा क्यों साइन करूं, आप तो मेरा प्लॉट लो। अब जब बैंक उसका ऑक्शन करने जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी मिली, 50 लाख। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने लोन तो दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट 70 और मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया 10, 80 लाख का लोन दे चुके हैं उसको, लेकिन मिल कितने रहे उसके, 50 लाख की। तो बैंक को यहां पर 30 लाख का घाटा सीधा सीधा हो गया। अब दूसरी चीज क्या हुआ कि बैंक्स ने भी दिमाग चलाना शुरू किया। मैंने मान लीजिए कोई लोन लिया है एसबीआई से, और एसबीआई को लगता है कि मैं डिफॉल्टर हूं, तो एसबीआई ने क्या किया कि मेरा जो लोन था वो शिफ्ट कर दिया। तो वहां पर शिफ्टिंग ऑफ लोन हुआ, और मान लीजिए एसबीआई का लोन जो है वो शिफ्ट होकर कहां चला गया, पीएनबी के पास चला गया। तो एसबीआई के मैनेजर ने मुझे समझाया कि सर ऐसा है कि आपका जो लोन है ना वो हम पीएनबी में शिफ्ट कर रहे हैं, हमारी जो स्कीम है उससे अच्छी पीएनबी की स्कीम है, आप उधर चले जाओ। मेरा लोन शिफ्ट होकर कहां चला गया, पीएनबी के पास चला गया। तो मैंने जब एसबीआई से लोन लिया था तो मैं एसबीआई का प्राइमरी लोनर था, लेकिन अब मैं उसका अब मैं पीएनबी का सब प्राइमरी हूं, क्योंकि वो जो लोन है वो एसबीआई से शिफ्ट होकर किसके पास आया, पीएनबी के पास आया। तो मैं क्या हो गया, पीएनबी का सब प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी में एसबीआई का था, सब प्राइमरी किसका हो गया, मैं पीएनबी का हो गया। अब मुझे जो पैसा चुकाना है वो पीएनबी को चुकाना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जहां पर भी ये हाउस बबल फटना शुरू हुआ, उन बैंक्स ने तुरंत छोटे बैंक्स को या और किसी दूसरे बैंक को वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो बैंक जो है वो लगातार जब नहीं चुका पा रहे पैसा तो क्या करेंगे लोग, उन्होंने मॉर्गेज करवाना शुरू कर दिया। तो मॉर्गेज का ऑक्शन होने से लगा, बैंक को घाटा होने लगा। तो इसी वजह से ये सब प्राइम क्राइसिस यहां पर आया। तो प्राइमरी जो थे उनकी वजह से नहीं आया, जो सब प्राइमरी थे उनकी वजह से आया। तो ये रीजन था अमेरिका में 2008-9 में आने वाले इस इकोनॉमिक क्राइसिस का या इस रिसेशन का। ठीक है, इसको बोलते हैं हाउस बबल। और इस हाउस बबल में तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हाउस बबल। और इस हाउस बबल में क्या हुआ कि इस हाउस बबल में जो है ये सारा का सारा जो मैटर था वो फूटना शुरू हो गया। ठीक है, और इस हाउस बबल की वजह से 459 बैंक्स वहां पर डिफॉल्टर हो गए। तो 459 बैंक्स वर बिकेम डिफॉल्टर इन द रिसेशन। ठीक है, तो अमेरिका की हालत खराब हो गई। 459 बैंक जहां पर डिफॉल्टर हो जाए, जहां पर डूब जाए, उसकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा, तो वो डूबना शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा उसी टाइम एक और क्राइसिस आया। वो कहां पर आया, वो आया क्राइसिस इस यूरोप में। अब यूरोप में जो क्राइसिस था उसको बोलते हैं पिग्स क्राइसिस। ये पिग का मतलब वो सुअर नहीं है, वो जानवर नहीं है। यहां पर पिग्स नाम के 4 कंट्रीज हैं। पी फॉर है पोर्तुगल पहला, आई फॉर है इटली, जी फॉर है ग्रीस, और एस फॉर है स्पेन। तो ये 4 देश थे कहां के, यूरोप के, पोर्तुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन। अब ये चारों के चारों जो देश थे, इनका साथ क्या हुआ कि इनको डुबाया किसने, इस ग्रीस ने। ग्रीस ने कैसे डुबाया,
आपको शायद याद होगा 2004 में ग्रीस में एथेंस ओलंपिक हुए थे, ठीक है। अब ये जो एथेंस ओलंपिक थे, इनमें क्या हुआ कि ग्रीस के जो एथेंस ओलंपिक थे उसके पहले, क्योंकि हमने पहले ओलंपिक में बात करी है, तो ओलंपिक में क्या होता है कि ओलंपिक में या तो आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट करेगी या बहुत तेजी से वो नीचे आएगी। क्यों आएगी कि जब ओलंपिक के लिए चीजें तैयार की जाती हैं, स्टेडियम तैयार होते हैं, लोगों से घर खाली करवाए जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उस समय तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपने बहुत सारे लोन्स भी ले लिए। आप लोन इस उम्मीद से ले रहे हो कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि हमारे पास एफडीआई आएगा, हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, तो हम वो सारा चुका देंगे। लेकिन अब ग्रीस ने इसके लिए क्या किया कि उसने भी दुनिया को ऐसे सपने दिखाए कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं एफडीआई लाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। और ग्रीस ने क्या किया कि एथेंस ओलंपिक से पहले अपनी जीडीपी के फेक डाटा दुनिया को दिखाने शुरू किए। ग्रीस की जीडीपी के जो डाटा आया करते थे वो 9% और 10% होते थे। यानी वो क्या दिखाते थे कि हमारे यहां जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9% और 10% पे जा रही है, तो हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा शायद। तो इन्वेस्टर्स वहां पे आए, उनको कुछ मिला नहीं, वापस चले गए। तो 2004 में जो ग्रीस में एथेंस ओलंपिक हुए थे, उस एथेंस ओलंपिक में ग्रीस ने जो उम्मीद करी थी कि इसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, वो नहीं आया। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो इसने क्या किया था उसके लिए कि इसके आसपास के देश थे पुर्तगाल, इटली और स्पेन, इन तीनों की बैंक से बहुत सारा लोन इसने लिया। इन तीनों देशों से लोन बहुत सारा लिया था। तो अब जब इन देशों ने ग्रीस को प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप हमारा लोन चुकाओ, तो ग्रीस चुकाए कहां से, क्योंकि एफडीआई नहीं आया था। तो ग्रीस ने कर लिए हाथ खड़े। दूसरा, ग्रीस में उस समय लगातार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ रही थी, यानी बार बार जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो रहे थे, तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बन रही थी। दूसरा, ग्रीस की सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स को बहुत सारे बेनिफिट्स दिया करती थी, बहुत सारी सर्विसेज फ्री दिया करती थी, क्योंकि इनकम भी अच्छी थी उस समय उनकी। ग्रीस के पास जो बड़ी इनकम सोर्स था वो तो टूरिज्म है उनका, और दूसरा उनका शिप बिल्डिंग है। तो शिप बिल्डिंग और टूरिज्म में ग्रीस बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ग्रीस की सरकार जो फैसिलिटीज दे रही थी सिटीजन्स को, सिटीजन्स उस फैसिलिटीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सरकार के जो पब्लिक एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। अब क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हार्ड डिसीजन वहां पर नहीं ले पाया, तो ना तो पब्लिक एक्सपेंसेस कम हुए और ना वो बैंक्स के लोन चुका पाए। तो ग्रीस पर संकट खड़ा हो गया और ग्रीस ने इन तीनों को बोल दिया कि मेरे बस की नहीं है, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तो जैसे ये डिक्लेरेशन हुआ, वैसे ही पुर्तगाल, इटली और स्पेन के बैंक्स भी डूबने लग गए। तो एक साथ 2008 में जाके इसका ये बबल फटा। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक साथ आए, यानी एक तरफ तो अमेरिका से हाउस बबल शुरू हुआ और दूसरी तरफ इटली का और स्पेन का और ये पुर्तगाल का हालत खराब होनी शुरू हुई। क्यों खराब होनी शुरू हुई? क्योंकि ग्रीस पीछे हट गया लोन वापस करने से। तो ग्रीस का जो बबल था जीडीपी वाला वो भी खत्म हो गया कि इसके पास तो कुछ नहीं, नंगा आदमी है, ये कहां से देगा पैसे। तो यही सारे रीजन रहे कि सारी दुनिया में रिसेशन आना शुरू हुआ। तो जब ये रिसेशन आया तो ये बात समझ में आई कि ये रिसेशन क्यों आया। इसके पीछे रीजन वो बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स ने अपने फंड्स को मैनेज नहीं किया, बैंक्स ने बिना रिस्क को कवर किए, बैंक्स ने बिना किसी भी जानकारी के, बिना किसी समझदारी के धड़ाधड़ लोन्स बांटे। तो फाइनली वो सारे बैंक्स डूबे। तो यही रीजन था कि इस समय बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को बेसल 3 की तरफ आना पड़ा। तो 2010 में बेसल 3 तैयार हुआ, लेकिन फाइनल कब हुआ है वो 2018 में जाके। तो 2010 में ये बैकग्राउंड तैयार हो चुका था बेसल्स का कि और ज्यादा नॉर्मल जो है वो नॉर्म्स बनाएंगे, थोड़ा सा और कंट्रोलिंग करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा और खींचना शुरू करेंगे इसको। तो ये बेसल 3 के जो नॉर्म्स थे वो कब आए? 2018 में जाके। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बेसल 3 जो आया था, उस बेसल 3 के टाइम में बैंक के पास प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो प्रॉब्लम्स बिफोर बैंक्स। तो बेसल 3 आया तो उस समय कुछ प्रॉब्लम्स चेक की गई। तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही थी? पहली थी अंडर कैपिटलाइजेशन।
यानी निम्न पूंजी। पहली जो प्रॉब्लम है बैंक्स की वो क्या है कि बैंक्स के पास कैपिटल की कमी है। बैंक्स लोन देना चाहते हैं लेकिन लोन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो बात करने वाले हैं वो क्या कि बैंक्स को जो है वो पैसा दिया जाए। पैसा दे तो दो लेकिन उसके लिए कुछ चीजें और साथ में जरूरी भी होंगी। दूसरा था ओवर लीवरेज। ओवर लीवरेज का मतलब है कि कर्जे हैं ज्यादा, यानी बैंक्स के पास जैसे कि कमर्शियल बैंक, अदर दूसरे कमर्शियल बैंक के, या फिर आरबीआई के, या इस तरह के सेंट्रल बैंक्स के, या फिर कॉरपोरेट के, या फिर गवर्नमेंट के कर्जे बहुत सारे थे। तो बैंक्स ने इधर उधर से कर्जे बहुत सारे ले रखे थे। तो एक तो पहले ही पैसा कमा है और आपने कर्जा और ले रखा है। और ये बात आप जानते हो कभी भी कर्जे से कर्जा नहीं दबता, यानी कि आपके ऊपर पहले से ही लोन है और आपने और लोन ले लिया इस लोन को खत्म करने के लिए, तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, दोनों लोन और खराब हो जाएंगे। तो ये सारा होना शुरू हुआ। तीसरा था इसमें बैंक्स के ऊपर क्योंकि इस समय भरोसा कम हो रहा था, ठीक है, तो इस समय वो जो ट्रस्ट फैक्टर था वो सामने आ रहा था, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा। डर कैसे लगने लगा कि मैंने मेरा पैसा रखा और वो डूब गया तो, क्योंकि अमेरिका का जो इंश्योरेंस गारंटी देने वाला ऑर्गेनाइजेशन था उसने बाद में मना ही कर दिया कि मैं किस किस के पैसे दूंगा भाई। यानी कि जब 450 बैंक डूबे हैं तो वो वहां का जो इंश्योरेंस कवर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों किसी के पैसे देगा और कितने पैसे देगा, उसने हाथ खड़े कर दिए थे। तो वो कंडीशन बाकी जगह पे भी हो सकती है। तो इसीलिए लो ट्रस्ट इस समय सबके सामने आ रहा था। तो अब यहां से फिर क्या किया कि बेसल 3 के जो नॉर्म्स हैं वो आए। तो अगले है नॉर्म्स ऑफ बेसल 3। तो बेसल 3 के नॉर्म्स में सबसे पहला कैपिटल, यानी पूंजी। पूंजी कितनी रखनी है? पूंजी को रखने के लिए इन्होंने ये जो कैपिटल एडेक्वेसी रेशो है, यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, इसको बोला कि ये रखना है आपको 12.9%। तो CAR कितना रखना है? 12.9%। यानी इसका मतलब क्या कि टोटल जितना भी आपने डेब्ट दिया है, जितना भी आपने लोन दिया है, उस लोन का 12.9% आपको हमेशा उसके पास रखना ही पड़ेगा। तो जितना भी आप लोन दे रहे हो 12.9%, ऑलमोस्ट 13% आप अपने पास रखोगे। अब ये है किसका? CAR 12.9% रखना है, लेकिन किसका रखना है? इस बार इन्होंने एक नई चीज रखी। एक तो था टीयर 1 कैपिटल और दूसरी थी टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल ये एक नए नॉर्म्स और जारी किए। टीयर 1 कैपिटल का मतलब तो ये है कि ये वाला लो रिस्क लोन है, यानी इसका मतलब लो रिस्क लोन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मॉर्गेज लोन है लेकिन वो गोल्ड पर मॉर्गेज हुआ है तो वो लो रिस्क वाला है, ठीक है। या आपने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन दिया है तो वो लो रिस्क वाला है। तो इसको तो क्या बोलेंगे हम? टीयर 1। यानी बैंक के पास अभी जितना कैश फ्लो है और बैंक ने ऐसे लोगों को लोन दे रखा है जिनकी किस्तें, वो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, टाइम पर किस्तें दे देते हैं। तो ये तो कौन सा हुआ? ये टीयर 1 हुआ। टीयर 2 का मतलब था ये हाई रिस्क लोन है। इस टाइम कॉर्पोरेट को दिया गया जो लोन है वो हाई रिस्क लोन में काउंट हो रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट के पास वो उतना फंड्स नहीं बचे हैं, उतनी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है कि वो अपने जो लोन है उनको टाइम पर चुका सकें। तो इस तरह से कॉर्पोरेट लोन जो है वो किस में आ गया? टीयर 2 में आएगा। पर्सनल लोन भी ज्यादातर जो है वो टीयर 2 में ही आता है। तो टीयर 1 और टीयर 2 इन दोनों को मिलाकर कितना रखना है? 12.9%। तो 12.9% का हमेशा एक रेशो आपको मेंटेन रखना वहां पर जरूरी है, ठीक है। दूसरी जो बात करी वो थी लीवरेज, ठीक है। लीवरेज का मतलब क्या है? लीवरेज का सीधा सा मतलब है डेब्ट, यानी कर्जे।
ये टोटल कर्जे आप अपने असेट्स का कितना दे सकते हो, 3%। तो जितना भी आपके पास असेट्स है उसका मैक्सिमम 3% ही ये डेब्ट हो सकता है। यानी ये डेब्ट कौन सा, घाटे वाला डेब्ट। तो घाटे वाला डेब्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3%। ये इस पर रखना जरूरी है। तो जितना भी आपके पास कर्जा हो रहा है, जो डेब्ट हो रहा है, वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम असेट्स का 3%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रखा इसमें। फिर तीसरी बात करी इसमें फंडिंग की, यानी इन बैंक्स के पास पैसा किस तरह से आएगा। तो पैसा किस तरह से आएगा, इसके लिए इन्होंने फंडिंग प्लस, एक तो फंडिंग की बात करी, दूसरी बात करी लिक्विडिटी की। ये था वैसे इसका फोर्थ। तो थर्ड तो फंडिंग और फोर्थ लिक्विडिटी, टोटल 4 नॉर्म्स हैं। पहला नॉर्म तो कौन सा है इसका, पहला नॉर्म है इसका, ये देखिए, कैपिटल। तो पहला तो कैपिटल पे बात करी, दूसरी बात करी लिवरेज या डेब्ट पे, यानी टोटल एसेट्स का मैक्सिमम डेब्ट कितना होगा इनका, केवल 3% का। तीसरी बात करी फंडिंग की और चौथी बात करी लिक्विडिटी की। तो अब फंडिंग और लिक्विडिटी के ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, फंडिंग और लिक्विडिटी को सेंट्रल बैंक को बोला गया कि वो अपने इनको लगातार फंडिंग देते रहे। तो जैसे MCLR इंडिया में आया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आया, तो ये लगातार फंडिंग के लिए दिया गया। यानी इनके जो भी ओवरनाइट एक्सपेंसेस हैं, तो कभी भी जैसे CRR को हमेशा बनाए रखना है, तो CRR को बनाए रखने के लिए RBI आपको ओवरनाइट लोन देने को तैयार है, SLR को बनाए रखने के लिए ओवरनाइट लोन देने को तैयार है। तो लगातार फंडिंग इनके पास पहुंचती रहे और लगातार कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो। तो इन दोनों के लिए कमर्शियल बैंक्स को ये हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि वो कम से कम 30 दिन का पहले से रिस्क कवर करके चलें, यानी कि 30 बिजनेस डेज तक। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, लोन चुकाने के लिए चाहिए, डेब्ट के लिए चाहिए, या फिर जो है वो टाइम डिमांड लाइबिलिटी है उनके लिए चाहिए, तो वो 30 बिजनेस डेज का कम से कम पहले से ही कवर करके चलेगा। यानी हर कमर्शियल बैंक को ये मजबूर किया जाएगा कि वो कम से कम 30 बिजनेस डेज का पैसा हमेशा अपने पास बना के चले। तो 30 दिन का बिजनेस डेज का, यानी संडे वनडे इसमें शामिल नहीं है, या कोई जो छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां इसमें शामिल नहीं है। तो 30 बिजनेस डेज का पैसा हमेशा आपको यहां पर बनाए रखना है, ठीक है। तो ये वाला नॉर्म इसमें डाला गया था। तो ये था हमारा बेसल 3, ठीक है। तो हमने बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 तीनों पढ़े। अभी 5 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, अगला टॉपिक है हमारा बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है।